तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक चर्च के कुछ पादरियों को दिखाया जाता है जो कि डीमंस को इस दुनिया में आने से रोकने के लिए एक रिचुअल कर रहे होते हैं। लेकिन वो डीमंस कुछ ज्यादा ही ताकतवर होते हैं जो कि एक एक कर सारे पादरियों को वहीं पर मार देते हैं। तभी सीन शिफ्ट होती है और हमें हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट रिन को दिखाया जाता है जो कि कुछ लड़कों को मार कर पार्क से भगा देता है। इसके बाद वो जब घर पहुंचता है तो उसके फादर उसे बहुत ज्यादा ही डांटते हैं क्योंकि वो इस बार भी लड़के आया होता है। तभी वहाँ पर रिन का बड़ा भाई आता है जो कि फादर से कहता है कि मैंने सभी तैयारियां कर ली हैं। असल में रिन का बड़ा भाई आगे की पढ़ाई करने के लिए दूसरे स्कूल में जा रहा होता है। जब ये बात रिन को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा ही दुखी हो जाता है क्योंकि अब वो चर्च में अकेला हो जाएगा। इसके बाद रिन का भाई यूकी उसकी चोट पर पट्टी करता है और उससे आज की फाइट का कारण पूछता है। तो रिन उसे बताता है कि जब वो घर वापस आ रहा था तब उसने कुछ लड़कों को देखा जो कि अपने मजे के लिए एक बर्ड को मार रहे थे और वो उससे देखा नहीं गया, इसीलिए उसने उन लड़कों को पीट दिया। इस पर यूकी उससे आगे से फाइट करने के लिए मना करता है क्योंकि उसकी फाइट की वजह से उसके फादर को बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। तभी वहाँ पर उनके कुछ साथी आ जाते हैं जो कि रिन को याद दिलाते हैं कि आज उसका इंटरव्यू है और उसे कुछ कपड़े देते हैं पहनने के लिए ताकि वो उन्हें पहनकर जॉब इंटरव्यू अच्छे से दे सके। तो रिन उन कपड़ों को पहन लेता है और जल्दी से जॉब इंटरव्यू के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुँचने पर उसकी बॉस सबसे पहले उसे कुछ काम देती है ताकि वो उसके काम को देखकर उसे जॉब के लिए सेलेक्ट कर सके। यहाँ पर रिन सभी कामों को करने लगता है लेकिन वो किसी भी काम को सही तरीके से कर ही नहीं पा रहा होता है, जिस वजह से उसकी बॉस उसे बहुत ज्यादा ही डांटते हैं। इसलिए वो बहुत ज्यादा ही निराश होकर एक जगह बैठ जाता है। तभी वहाँ की शेफ रिन को खाना टेस्ट करने के लिए देती है जो कि सही में बहुत ज्यादा ही बुरा होता है। तो रिन उनसे कहता है कि क्या मैं खाना बना सकता हूँ, जिस पे वो एग्री कर देती है। तो यहाँ पर रिन खाना बनाने लगता है। उसके खाने की महक सुनकर उसके स्टॉल पर बहुत ज्यादा ही भीड़ लग जाती है। भीड़ देखते हुए वहाँ पर बॉस भी आ जाती हैं और रिन के बनाए हुए खाने को टेस्ट करते हैं जो कि उन्हें सही में बहुत ज्यादा ही टेस्टी लगता है। तो वो रिन को जॉब के लिए सेलेक्ट कर देती हैं। रिन को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो जल्दी से अपने घर पर फोन कर बता देता है कि उसकी जॉब का सिलेक्शन हो चुका है। ये सुनकर उसका भाई बहुत खुश होता है और उसके फादर रिन को घर जल्दी आने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने यूकी के लिए फेयरवेल पार्टी रखी होती है। यहाँ पर रिन उनसे बात करने के बाद वापस से काम पर जाने लगता है। तभी उसे एक लड़की दिखती है जो कि अपने स्कार्फ को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है। तो रिन उस बच्ची की मदद करता है और उस स्कार्फ को पकड़ लेता है। लेकिन तभी वो उस स्कार्फ में एक अजीब से मॉन्स्टर को देखता है जो कि उस स्कार्फ को पकड़कर शॉप के अंदर भाग जाता है। तो रिन भी उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन इसी के चक्कर में उस शॉप का बहुत ज्यादा ही नुकसान हो जाता है। इधर दूसरी तरफ हम रिन की फैमिली को देखते हैं जो कि रिन का इंतजार कर रही होती है क्योंकि रिन अभी तक नहीं आया होता है। तो यूकी रिन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। काफी ढूंढने के बाद उसे रिन पार्क में बैठा हुआ मिलता है। यूकी उससे घर चलने के लिए कहता है। इस पर रिन कहता है कि वो घर वापस नहीं जा सकता है क्योंकि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। लेकिन यूकी उसे समझाता है और वापस घर ले जाता है। घर पहुंचने पर रिन उस बच्ची को वापस से देखता है जो कि अपने फादर के साथ आई होती है। असल में उस लड़की को एक प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से उसे कुछ स्पिरिट्स दिख रहे होते हैं लेकिन उसके फादर को इन सब चीजों पे विश्वास ही नहीं होता है। तो रिन उनसे कहता है कि ये जो बच्ची कह रही है वो सब सच है क्योंकि वो स्पिरिट मैंने भी देखे हैं। लेकिन उसके फादर को इस पर भी विश्वास नहीं होता है और वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम रिन के फादर को देखते हैं जो कि अपने चर्च के बेसमेंट में आते हैं और वहाँ पर रखे हुए एक मिस्टीरियस से बॉक्स को खोलते हैं जिसमें कि एक स्वॉर्ड होती है। स्वॉर्ड को देखकर वो काफी ज्यादा ही घबरा जाते हैं क्योंकि वो स्वॉर्ड एक्टिवेट हो चुकी थी। फिर हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर रिन सोकर उठता है और उसे अपने भाई का लेटर मिलता है। यहाँ पर यूकी उससे बिना मिले ही अपनी नई एकेडमी के लिए निकल गया था लेकिन इससे रिन को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है और वो बाहर घूमने के लिए निकल जाता है। बाहर पहुँचने पर वो देखता है कि आसमान में कुछ अजीब सी चीजें उड़ रही हैं लेकिन सबसे ज्यादा अजीब उसे तब लगता है जब उसे ये पता चलता है कि इन सब चीजों को वही सिर्फ देख पा रहा है। तभी रिन के पास वही लड़के आ जाते हैं जिन्हें कि रिन ने उस रात को मारा था। वो लड़के रिन के बारे में और उसके भाई के बारे में बहुत गलत सलत कहने लगते हैं। ये चीज रिन से सुनी नहीं जाती और वो उन्हें पीटने लग जाता है। तभी जो आसमान में चीजें उड़ रही होती है वो उस बंदे के अंदर जाने लगती है और वो अचानक से एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। रिन उसे देखकर बहुत ज्यादा ही डर जाता है और सोचने लगता है कि आखिर इसे क्या हो गया। तभी उस लड़के के साथी रिन को पकड़ लेते हैं और वो लड़का रिन को जान से मारने ही वाला होता है कि तभी रिन गलती से अपनी
अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और उसके अंदर से ब्लू कलर की फ्लेम निकलने लगती है। ये देखकर वो लड़का रिन को यंग मास्टर कहकर बुलाने लगता है और उसे बताता है कि वो द डीमन लॉर्ड सैटर्न का बेटा है। ये सुनते ही रिन बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाता है और तभी वहाँ पर उसके फादर आ जाते हैं और उस लड़के की बॉडी से उस शैतान को बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद रिन के फादर उसे बताते हैं कि इस दुनिया में 2 डायमेंशन होती हैं, एक में ह्यूमन रहते हैं और दूसरे में डीमन रहते हैं, जिन्हें कि हम डीमन वर्ल्ड कहते हैं। और वो डीमन इस दुनिया में आने के लिए कुछ इंसानों का यूज करते हैं और वो उसे ये भी बताते हैं कि तुम सही में एक डीमन के बेटे हो। इसके बाद रिन के फादर रिन को लेकर वहाँ से भागने लग जाते हैं क्योंकि रिन के पीछे बहुत सारे स्पिरिट्स पड़ गए थे। अभी उनका सामना कुछ ज़ॉम्बी डॉग से होता है, जिन्हें कि रिन के फादर होली वाटर फेंक कर बेहोश कर देते हैं और वहाँ से निकल लेते हैं। इधर दूसरी तरफ हम उसी बुरे लड़के को देखते हैं जो कि अब बिल्कुल ठीक हो चुका था, लेकिन कुछ देर बाद उसके ऊपर वापस से डीमन काबू कर लेता है और वो फिर से एक मॉन्स्टर बन जाता है और रिन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। यहाँ पर रिन और उसके फादर चर्च पहुँच जाते हैं। रिन के फादर अपने साथियों से चर्च के चारों तरफ होली बैरियर लगाने को कहते हैं ताकि कोई भी मॉन्स्टर चर्च के अंदर ना आ पाए। फिर रिन के फादर रिन को लेकर बेसमेंट में आ जाते हैं और उसे वही स्वॉर्ड दिखाते हैं जिसमें कि रिन की सारी पावर से सील थी। रिन के फादर उसे ये स्वॉर्ड देते हुए कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम इस स्वॉर्ड को इसकी मयान से कभी मत निकालना, क्योंकि तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम कभी भी अपने ह्यूमन फॉर्म में नहीं आ पाओगे। ये सुनकर रिन अपने फादर से पूछता है कि क्या मेरा भाई भी एक डीमन है। इस पर उसके फादर कहते हैं हाँ, लेकिन उसके पास कोई भी डीमन पावर्स नहीं है, क्योंकि जब उसका जन्म हुआ था तब वो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर था, इसी वजह से उसे कोई भी डीमन पावर्स नहीं मिली। वो ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी चर्च के बाहर वही डीमन आ जाता है और वहाँ पर खड़े एक ट्रक ड्राइवर को मारकर उसके ट्रक से चर्च के सारे बैरियर्स को तोड़कर सीधे अंदर घुस जाता है और रिन को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, पर सभी प्रीस्ट उसके ऊपर होली वाटर डाल देते हैं जिससे कि उसकी बॉडी जलने लगती है। और इसी चीज का फायदा उठाकर रिन के फादर रिन को बेसमेंट में बंद कर देते हैं और अकेले ही उस मॉन्स्टर से लड़ने चले जाते हैं। यहाँ पर चर्च का बैरियर टूट जाता है, इसीलिए बहुत सारे स्पिरिट्स चर्च के अंदर आ जाते हैं। इसी दौरान हमें यूकी को दिखाया जाता है जो कि घर पर कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसका कॉल नहीं उठाता है, तो उसे कुछ गड़बड़ लगती है। इधर सभी प्रीस्ट अपनी जान की बाजी लगाकर डीमन से लड़ रहे होते हैं, लेकिन वो डीमन बहुत ज्यादा ही ताकतवर होता है और वो उन्हें आराम से हरा देता है। वो उन लोगों को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर रिन आ जाता है और उसके ऊपर एक भाला फेंक कर उसे घायल कर देता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए रिन के फादर उस लड़की की बॉडी से मॉन्स्टर को बाहर निकाल देते हैं और वापस से रिन को उसके कमरे में जाने के लिए कहते हैं, लेकिन अब रिन समझ गया था कि वो उसके फादर नहीं है, इसीलिए वो यहाँ पर नहीं रहना चाहता था। तो रिन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन रिन के फादर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर रिन उन पे चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे सामने से हट जाओ। इस पर उसके फादर उसे चाटा मार देते हैं और अपने बेटे को पहली बार चाटा मारने की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा ही दुख होता है और इसी चीज का फायदा डीमन उठा लेता है और उनकी बॉडी पर काबू कर लेता है और उनके सभी साथियों को जलाकर मार देता है। रिन को डीमन वर्ल्ड ले जाने के लिए वो एक डीमन वर्ल्ड का डोर भी खोल देता है, लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले ही रिन के फादर अपनी बॉडी पर वापस से कंट्रोल कर लेते हैं और एक होली नाइफ से अपने आप को मार देते हैं, जिससे कि उनकी मौत हो जाती है। रिन अपने फादर को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखकर बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है और वो अपनी तलवार को म्यान से बाहर निकाल देता है, जिससे कि उसके पास उसकी डीमन पावर वापस से आ जाती है और वो अपने डीमन फॉर्म में आकर डीमन डोर को वापस से बंद कर देता है। तभी वहाँ पर यूकी आ जाता है और अपने फादर को मरा हुआ पाता है। इसके बाद हमें फ्यूनरल वाले दिन की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर रिन अपने फादर को याद कर बहुत ज्यादा ही रो रहा होता है। इसके कुछ दिनों बाद रिन मेफिस्टो नाम के एक आदमी से मिलने के लिए जाता है, लेकिन रिन इस बात को लेकर थोड़ा परेशान होता है कि अभी तक उसके भाई ने उससे उस रात के हादसे के बारे में कुछ भी नहीं पूछा था। तभी हमें यूकी को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर की ग्रेव पर फूल रखने आया होता है। इधर रास्ते में रिन की मुलाकात मेफिस्टो से होती है, जो कि उसे लेने ही आया होता है। मेफिस्टो से बताता है कि वो ट्रू कॉस एकेडमी का प्रिंसिपल है और अब से रिन भी उसी एकेडमी में पढ़ेगा। ये सुनकर रिन बहुत ज्यादा ही चौंक जाता है, क्योंकि उसका बड़ा भाई यूकी भी उसी एकेडमी में पढ़ता है। तभी वहाँ पर यूकी भी आ जाता है और वो दोनों ही मेफिस्टो के साथ ट्रू कॉस एकेडमी के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर की सफर के बाद वो लोग ट्रू कॉस एकेडमी में पहुँच जाते हैं, जो कि सही में
बहुत ज्यादा ही बड़ा होता है और उस एकेडमी में यूकी बहुत ज्यादा ही फेमस होता है क्योंकि वो उस एकेडमी का टॉपर था। ये देखकर रिन को उसके लिए बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है और वो सोचने लगता है कि यूकी को उसकी सच्चाई के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसीलिए वो उसे कुछ भी नहीं बताएगा। इसके बाद रिन उस एकेडमी के अंदर घूमने लगता है और वो उस एकेडमी को देखकर बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाता है क्योंकि वो एकेडमी अंदर से बिल्कुल एक 5 स्टार होटल की तरह थी। उसकी इन हरकतों को देखकर वहाँ पर खड़े कुछ स्टूडेंट उसे पागल समझने लगते हैं, लेकिन रिन उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उस एकेडमी के ऑडिटोरियम में घूमने लगता है। तभी उसे एक अजीब सा डॉग दिखता है जिसका कि वो पीछा करने लगता है और उसे पता चलता है कि वो डॉग असल में मेफिस्टो है। इस पर रिन बड़े हैरान होकर उनसे पूछता है कि आखिर तुम रूप कैसे बदल सकते हो अपना, क्योंकि कोई भी एग्जॉर्सिस्ट अपना रूप बदल नहीं सकते हैं। मेफिस्टो इस पर बताता है कि वो बहुत स्पेशल है, इसीलिए वो कुछ भी कर सकता है। ये कहने के बाद मेफिस्टो उसे एक चाबी देता है जिसका यूज कर रिन एक स्पेशल क्लास का डोर खोल देता है जहाँ पर बच्चों को एक्सॉर्सिस्ट बनना सिखाया जाता है। यहाँ पर रिन भी अपने फादर की तरह एक्सॉर्सिस्ट बनना चाहता था, इसीलिए वो इस क्लास को ज्वाइन कर लेता है। वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अपने टीचर का इंतजार कर रहे होते हैं। अभी वहाँ पर उनके टीचर आ जाते हैं जो कि और कोई नहीं रिन का बड़ा भाई यूकी होता है। यूकी को वहाँ पर देखकर रिन बहुत ज्यादा ही हैरान रह जाता है क्योंकि रिन को तो लग रहा था कि यूकी को उसके फादर की सच्चाई के बारे में कुछ नहीं पता है, इसीलिए वो यूकी से इस बारे में पूछने लगता है। इस पर यूकी सभी स्टूडेंट्स को क्लास से बाहर जाने के लिए कहता है। इसके बाद रिन यूकी से पूछता है कि उसे कब से इस बारे में पता है। इस पर यूकी उसे बताता है कि वो इस बारे में 7 साल की उम्र से जानता है और उसके फादर ने ही उसे एग्जॉर्सिस्ट बनने के लिए कहा था। ये जानने के बाद रिन को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आता है और वो सोचने लगता है कि उसके भाई को उसके डीमन होने के बारे में सब कुछ पहले ही से पता था, लेकिन कभी भी उसने उसे बताने की कोशिश नहीं की। इस पर गुस्से में आकर रिन यूकी का कॉलर पकड़ लेता है और इसी चक्कर में यूकी के हाथ से गंदे ब्लड से भरी हुई ट्यूब टूट जाती है और उसकी महक सूंघकर वहाँ पर बहुत सारे लो लेवल के डीमंस आ जाते हैं जिनसे यूकी लड़ने लगता है और वो रिन से बताता है कि वो उससे नाराज है क्योंकि उसकी एक गलती की वजह से ही उनके फादर की डेथ हुई थी। ना रिन उन्हें छोड़ के जाने की बात करता और ना ही उनकी डेथ होती। यूकी के मुंह से ये सब सुनकर रिन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो यूकी से अपनी गलती की माफी मांगता है और वो यूकी के पीछे एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को मारकर उससे कहता है कि अब वो उससे भी ज्यादा ताकतवर बनेगा और वो डीमन किंग को मारकर अपने फादर की मौत का बदला लेगा। इसके बाद रिन और यूकी के बीच में वापस से दोस्ती हो जाती है। फिर रिन अपने रूम पर जाता है जहां उसे यूकी से पता चलता है कि आज से वो भी उसी के साथ रहने वाला है। ये सुनकर रिन बहुत ज्यादा ही चौंक जाता है। इसके बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर रिन और यूकी एकेडमी की एग्जॉर्सिस्ट शॉप पर जा रहे होते हैं क्योंकि यूकी को शॉप की ओनर से एक रिक्वेस्ट आया होता है कि उनकी बेटी के पैरों में कुछ अजीब सा हो गया है। जब यूकी वहाँ पहुँचता है तो वो उनकी बेटी के पैरों को चेक करता है और बताता है कि किसी डीमन ने इस लड़की के पैरों पर कर्स दे दिया है, इसी वजह से इसके पैर खराब हो गए हैं और वो डीमन भी उसी गार्डन में कहीं छुपा हुआ है। तो यूकी सोमा को उस गार्डन से बाहर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो डीमन सोमा की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेता है और अपने असली रूप में आ जाता है। तो रिन भी अपने डीमन फॉर्म में आकर उस डीमन से लड़ने लगता है, लेकिन रिन को उस डीमन से लड़ने में बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही होती है क्योंकि वो डीमन सोमा का यूज शील्ड की तरह कर रहा होता है। इसीलिए यूकी उस डीमन को सोमा से अलग करने के लिए सोमा के ऊपर एक नकली होली बुलेट से फायर कर देता है। जैसे ही वो बुलेट सोमा को लगती है वैसे ही डीमन डर जाता है और सोमा को अपने आप से अलग कर देता है। इसी चीज का फायदा उठाकर रिन उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से बस एक अटैक करता है और उसे खत्म कर देता है। अब डीमन के खत्म होने के बाद सोमा वापस से ठीक हो जाती है और वो भी रिन और यूकी से इंस्पायर होकर एक एग्जॉर्सिस्ट बनने का फैसला करती है। इसलिए वो अगले दिन ही रिन की एकेडमी में एडमिशन ले लेती है। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर रिन क्लास में बार बार सो रहा होता है और रिन की ऐसी हरकतों को देखकर सुगारू नाम के लड़के को उसके ऊपर बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है। तभी वहाँ पर यूकी आ जाता है जो कि सभी स्टूडेंट्स के पिछले टेस्ट का रिजल्ट लाया होता है और उसमें से सबसे कम नंबर रिन के होते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा ही दुखी हो जाता है। तभी सुगारू रिन को अपना रिजल्ट दिखाते हुए उसका मजाक उड़ाने लगता है क्योंकि पूरी क्लास में उसके नंबर सबसे बढ़िया आए
आए होते हैं, जिस वजह से उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है और यूकी को उन दोनों को अलग करना पड़ता है। इसके बाद उन सभी की फिजिकल की क्लास स्टार्ट होती है, जहाँ पर बच्चों के पीछे एक फ्रॉग मॉन्स्टर को भगाया जाता है और उस क्लास में रिन सुगारू से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। ये देखकर सुगारू को रिन से जलन होने लगती है और वो गुस्से में आकर रिन को एक लात मार देता है, जिससे कि रिन जमीन पर गिर जाता है। लेकिन तभी जो फ्रॉग मॉन्स्टर उन लोगों के पीछे भाग रहा होता है वो सुगारू को खाने की कोशिश करता है, पर सही समय पर टीचर उसे पीछे खींच लेते हैं और सुगारू की जान बचा लेते हैं। यहाँ पर रिन उठकर सुगारू से लड़ने लगता है क्योंकि उसने उसे लात मारी थी। उन्हें लड़ता हुआ देखकर टीचर उन दोनों को एक दूसरे से अलग करते हैं और सुगारू को कोने में ले जाकर समझाने लगते हैं। और दूसरी तरफ सुगारू को दोस्त रिन से सुगारू की तरफ से माफी मांगते हैं। इस पर रिन उनसे पूछता है कि आखिर सुगारू एग्जॉसिस्ट क्यों बनना चाहता है, तो वो लोग बताते हैं कि वो तीनों ही एक बहुत पुराने टेम्पल से आए हैं, जिसकी हालत अब बहुत ज्यादा ही खराब हो चुकी है, क्योंकि आज से 16 साल पहले उस टेम्पल में रहने वाले कुछ पुजारियों ने डीमन किंग सैटर्न को मारने के लिए एक रिचुअल किया था। लेकिन सैटर्न कुछ ज्यादा ही ताकतवर था और उसने उल्टा उन सभी पुजारियों को मार दिया। लेकिन उनमें से कुछ बच गए हैं जो कि अभी भी उस टेम्पल को संभालते हैं। लेकिन उस हादसे के बाद से वो टेम्पल एक खंडर जैसा बन गया, इसलिए सुगारू एक एग्जॉसिस्ट बनकर उस डीमन किंग सैटर्न को खत्म करना चाहता है और अपने टेम्पल को वापस से बनाना चाहता है। ये सुनकर रिन समझ जाता है कि सुगारू और उसका एक ही लक्ष्य है, डीमन किंग सैटर्न को मारना। तभी उनके टीचर को किसी का कॉल आ जाता है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगते हैं। पर जाने से पहले वो सभी स्टूडेंट्स को फ्रॉग मॉन्स्टर से दूर रहने को कहते हैं। फिर टीचर के वहाँ से जाने के बाद सुगारू रिन को एक चैलेंज देते हुए कहता है कि अगर रिन फ्रॉग मॉन्स्टर के सर को छूकर वापस आ जाएगा तो वो उसका मजाक उड़ाना छोड़ देगा। लेकिन रिन सुगारू के इस बेकार से चैलेंज को एक्सेप्ट करने से साफ मना कर देता है, जिससे कि सुगारू का ईगो हर्ट हो जाता है और वो अपने आप को बहादुर दिखाने के लिए उस मॉन्स्टर के पास चला जाता है। मॉन्स्टर जैसे ही उसे देखता है तो वो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सही समय पर रिन बीच में आकर सुगारू को बचा लेता है और उस मॉन्स्टर को भी शांत कर देता है। इसके बाद रिन सुगारू का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो एक छोटे से मेढक से डर गया। इस पर उन दोनों की एक छोटी सी खट्टी मीठी बहस होने लगती है। इसके बाद हमें मेफिस्टो को दिखाया जाता है, जिसे मिलने के लिए उसका भाई आया होता है। मेफिस्टो का भाई उसे वापस से डीमन वर्ल्ड चलने को कहता है, लेकिन मेफिस्टो उससे मना करते हुए कहता है कि अभी उसका एक काम इस दुनिया में अधूरा है। ये सुनकर उसका भाई वहाँ से चला जाता है। फिर हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर सोमा एकेडमी की तरफ जा रही होती है और सोच रही होती है कि उसे एकेडमी में एडमिशन लिए इतना टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक उसने कोई दोस्त नहीं बनाए हैं, इसीलिए वो कुछ नए दोस्त बनाने का डिसाइड करती है। तो वो जब एकेडमी पहुंचती है तो वो एक कामिकी नाम की लड़की से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो रास्ते में ही गिर जाती है, जिसकी वजह से उसका फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब हो जाता है और कामिकी भी उसे इग्नोर कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स की स्पिरिट समनिंग क्लास स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर टीचर इगोर उन लोगों को सबसे पहले अपने ब्लड का इस्तेमाल करके स्पिरिट को समन करने का तरीका बताते हैं और फिर वो सभी स्टूडेंट्स को एक समनिंग पेपर देते हैं, जिसका यूज कर वो अपने स्पिरिट्स को समन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले कामिकी अपने स्पिरिट्स को समन करने की कोशिश करती है और वो अपने पहले ही ट्राई में 2 हाई लेवल के स्पिरिट्स को समन कर लेती है। ये देखकर इगोर सेंसे कामिकी की बहुत ज्यादा ही तारीफ करते हैं। तभी सोमा भी एक क्यूट से स्पिरिट को समन कर लेती है और सोमा का स्पिरिट काफी ज्यादा ही रेयर होता है, जिसे देखकर कामिकी को सोमा से जलन होने लगती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सोमा सोच रही होती है कि शायद अब कोमिकी उसे अपना दोस्त बना ले, पर कोमिकी उसे इग्नोर कर वहाँ से जाने लगती है। तो सोमा उसे रोकती है और कोमिकी को उसका दोस्त बनने के लिए कहती है। इस पे कोमिकी सोमा के भोलेपन का फायदा उठाती है और उसे अपना बैग उठाने के लिए कहती है, जिस पर सोमा मान जाती है। ये सब दूर से खड़े होकर रिन देख रहा होता है और उसे सोमा के लिए बहुत बुरा लगता है। इसके बाद से कोमिकी अपना सारा काम सोमा से कराने लगती है और सोमा भी बिना कोई सवाल के उसका सारा काम करने लगती है, जो कि रिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। और फिर जब सभी लड़कियां नहाने जा रही होती हैं तो वो सोमा को अपने साथ नहीं ले जाती हैं और कोमिकी सोमा को उसके लिए एक मिल्क शेक लाने के लिए कहती है। ये सुनकर सोमा को बहुत ज्यादा ही बुरा लगता है, लेकिन उसे कैसे भी कर कोमिकी का दोस्त बनना था, इसीलिए वो उसके लिए मिल्क शेक लेने के लिए जाने लगती है। पर तभी वहाँ पर रिन आकर उसे रोक लेता है और सोमा को कोमिकी का नौकर बनने से मना करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सोमा उसकी बात नहीं सुनती है। फिर हमें कामुकी और उसकी दोस्त को दिखाया जाता है, जहाँ पर कामुकी की दोस्त कामुकी को सोमा के साथ ऐसा करने के लिए मना करती है। इस पर कामुकी कहती है
कि वो उससे कुछ भी नहीं करा रही है। सोमा खुद अपनी मर्जी से ये सब कर रही है, उसमें वो कुछ भी नहीं कर सकती है। इस पर कामुकी की दोस्त उससे कहती है कि तुम पूरी तरीके से बदल चुकी हो, इसीलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। ये सुनकर कामुकी को बहुत ज्यादा ही बुरा लगता है। तभी कामुकी के दोस्त के ऊपर कुछ ब्लड की बूंदें गिरती हैं और वो देखती है कि उनकी छत के ऊपर एक डीमन चिपका हुआ है, जिसे देखकर वो लोग काफी ज्यादा ही डर जाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं। उनकी चिल्लाने की आवाज बाहर से रिन सुन लेता है और वो उनकी जल्दी से मदद करने के लिए जाता है। उस डीमन ने कामिकी की दोस्त के ऊपर हमला कर दिया होता है, तो कामिकी उस डीमन से लड़ने के लिए अपने स्पिरिट्स को समन करती है, लेकिन अपने दोस्त को अपने सामने इतना घायल पड़ा हुआ देखकर उसका दिल कमजोर हो जाता है, जिस वजह से उसके स्पिरिट उसी के ऊपर हमला करने लग जाते हैं। लेकिन सही समय पर रिन आकर उसे बचा लेता है और वो डीमन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो अपनी पावर्स का यूज कामिकी के सामने नहीं कर सकता था, इसीलिए वो बिना पावर्स का यूज किए ही उस डीमन से लड़ने लगता है। लेकिन वो डीमन रिन के ऊपर काफी ज्यादा ही भारी पड़ रहा होता है, तो रिन अपनी पावर्स को यूज करने का फैसला करता है। लेकिन तभी वहाँ पर यूकी आ जाता है और उस डीमन को भगा देता है। यहाँ पर सोमा अपनी स्पिरिट का यूज कर एक हीलिंग मेडिसिन बनाती है और कामिकी की दोस्त को वापस से ठीक कर देती है। इस डीमन वाले इंसिडेंट से कामिकी काफी ज्यादा ही डर जाती है, इसीलिए वो कोने में बैठकर रोने लगती है। लेकिन रिन उसे कुछ पहनने के लिए कपड़े देता है और उसे शांत रहने के लिए कहता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो जो डीमन कामिकी के ऊपर हमला करने आया था वो इगोर सेंसे ने भेजा था। इसके अगले दिन हम देखते हैं कि कामिकी अपने दोस्त से मिलने आई होती है। कभी उसकी दोस्त उसे बताती है कि वो पहले से ही एग्जॉसिस्ट नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि उसे ये काम अच्छा नहीं लगता है और ना ही उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो किसी डीमन से लड़ सके, इसीलिए अब वो इस एकेडमी को छोड़ देगी। ये सुनकर कामिकी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अब वो इस एकेडमी में अकेले हो जाएगी। तभी सीन कट होती है और हम देखते हैं कि सभी लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, जहाँ पर कामिकी और सुगारो किसी बात को लेकर बहस कर रहे होते हैं और रिन उन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो लोग रुकने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। तभी वहाँ पर यूकी आ जाता है और उन लोगों को लड़ते हुए देख लेता है, तो वो उन्हें एक पनिशमेंट देता है, जिसमें कि उन्हें एक भारी भरकम पत्थर को अपने पैर पर रखना होगा और उन्हें ये सब तब तक करना होगा जब तक वो सब मिलकर काम करना ना सीख जाएं। फिर यूकी वहाँ से चला जाता है और तभी वहाँ की लाइट भी चली जाती है और लाइट जाते ही वहाँ पर वही डीमन आ जाता है, जो कि आते के साथ ही साथ उन लोगों के ऊपर हमला करने वाला होता है। कि तभी सोमा का स्पिरिट उसके ऊपर अपनी टहनियों के ट्रैप से अटैक कर देता है और उसे फंसा देता है, जिससे कि उस डीमन के 2 टुकड़े हो जाते हैं। और तभी रिन देखता है कि वो डीमन अपने दूसरे टुकड़े से अपने आप को रीजनरेट कर रहा है और उन टहनियों के ट्रैप को तोड़ रहा है। तो रिन डिसाइड करता है कि वो टहनियों के अंदर जाएगा और उस डीमन से लड़ेगा और वो वहाँ पर अपनी पावर्स को आसानी से यूज भी कर पाएगा। यहाँ पर रिन उन टहनियों के अंदर पहुंच जाता है और उन डीमंस में से एक को उस रूम से बाहर ले आता है, लेकिन अभी भी एक डीमन उस रूम में था, जो कि धीरे धीरे कर रिन के दोस्तों के तरफ बढ़ रहा था, जिस पर रिन के सभी दोस्त मिलकर उस डीमन से लड़ने का फैसला करते हैं। इसके लिए शिगारू और कोनेकामारू एक स्पेल पढ़ने लगते हैं, जिससे कि वो उस डीमन को मार सकें। इधर रिन एकेडमी की लाइट वापस लाने के लिए लाइट बोर्ड तक पहुंच जाता है, लेकिन वो जब तक कुछ कर पाता उससे पहले ही वो डीमन वहां पर आ जाता है और रिन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इस बार रिन भी अपनी पावर्स का यूज करने लगता है। तभी वहाँ पर इगोर सेंसे आ जाते हैं, जो कि उस डीमन से रिन को जान से मारने के लिए कहते हैं, लेकिन हमारा बंदा ऐसे ही थोड़े मरने वाला था। वो उस डीमन की ओर लंबी सी छलांग मारता है और अपनी तलवार से उस डीमन के 2 टुकड़े कर देता है और उसका गेम ओवर कर देता है। अपने डीमन को मरता हुआ देखकर इगोर वहां से भाग जाता है। इधर दूसरी तरफ हम रिन के दोस्तों को देखते हैं, जहां पर सीमा उस डीमन को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उसे मारकर दूर फेंक देता है। फिर कामिकी उस डीमन के ऊपर अपने स्पिरिट से अटैक करती है, लेकिन उस डीमन के ऊपर उसका कोई भी असर नहीं होता है और वो आगे बढ़कर सुगारो को पकड़ लेता है। वो सुगारो को मारने ही वाला होता है कि तभी उस रूम की लाइट आ जाती है, जिससे कि वो डीमन कमजोर हो जाता है और इसी चीज का फायदा उठाकर सुगारो उसके ऊपर अपना होली स्पेल से अटैक कर देता है और उस डीमन का वहीं पर खेल खत्म हो जाता है। इसके बाद वहाँ पर मेफिस्टो आ जाता है और हमें मेफिस्टो से पता चलता है कि वो सभी स्टूडेंट्स का डीमंस के जरिए टेस्ट ले रहा था और वो सभी लोग उसमें पास हो गए थे, क्योंकि उन्होंने मिलकर काम किया था। इसके बाद रिन की टीम मेडिकल डिपार्टमेंट में जाती है ताकि वो अपनी मरहम पट्टी करा सके। इसी दौरान
दौरान हम यूकी को देखते हैं जो कि इगोर सेंसे से पूछ रहा होता है कि आखिर तुमने उस डीमन से रिन को मारने का ऑर्डर क्यों दिया। इस पर इगोर सेंसे कहते हैं कि वो तो बस रिन का टेस्ट ले रहे थे कि वो कितना ही ज्यादा ताकतवर है, लेकिन यूकी तो जानता था कि ये कोई टेस्ट नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी जो इगोर सेंसे ने रिन को मारने के लिए रची थी। इसीलिए यूकी इगोर सेंसे को रिन से दूर रहने के लिए कहते हैं। ये सुनकर इगोर सेंसे वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद रात को इगोर रिन के रूम में आता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि रिन तो अपने बिस्तर पे है ही नहीं। तभी उसके पीछे यूकी आ जाता है और उसे बताता है कि उसे पहले ही से पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसीलिए उसने रिन को कहीं और शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यूकी ने सोमा के पास रिन को छोड़ दिया होता है और सोमा उसे उठाने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि उसे छत पर से किसी के लड़ने की आवाज आ रही होती है। तो वो लोग वहाँ जाकर देखने की कोशिश करते हैं। असल में छत पर यूकी और इगोर की फाइट चल रही होती है, जहाँ पर इगोर सेंसे अपना ब्लड का यूज कर एक बहुत बड़े डीमन को समन कर लेते हैं और वो आते के साथ ही साथ यूकी के ऊपर अटैक करने लग जाता है और उसकी बहुत गंदी हालत कर देता है। तभी वहाँ पर रिन आ जाता है और उस मॉन्स्टर को अपने एक ही अटैक में जलाकर मार देता है और डायरेक्ट इगोर सेंसे के गले पर तलवार तानकर उससे पूछता है कि आखिर वो उसे मारना क्यों चाहते हैं। इस पर इगोर सेंसे बताते हैं कि आज से 16 साल पहले जो टेम्पल में हादसा हुआ था उसमें वो भी थे और असल में डीमन किंग सैटर्न ने उन्हीं की बॉडी के ऊपर कब्जा कर वहाँ के पुजारियों को और उनकी फैमिली को उन्हीं के हाथों से मरवा दिया था। इसीलिए इगोर सेंसे रिन को मारकर सैटर्न से अपना बदला लेना चाहते हैं। ये कहकर वो रिन के ऊपर एक जोरदार हमला कर देते हैं जिससे कि रिन घायल हो जाता है, पर वो उनसे कहता है कि अगर आपको मुझे मारने से खुशी मिलती है तो आप मुझे मार सकते हैं। एक डीमन के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर इगोर सेंसे बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि रिन बहुत अलग है और वो वहाँ पर उसे छोड़कर चले जाते हैं। इसके अगले दिन मेफिस्टो इगोर की हरकत के लिए यूकी से माफी मांगता है और फिर वो अपने भाई को कॉल करके कहता है कि सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। फिर हम ट्रू कॉस एकेडमी के कुछ गार्ड्स को देखते हैं जो कि वहाँ पर रहने वाली एक डीमन कैट के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो काफी सालों से अपने मालिक का इंतजार कर रही है, लेकिन इस पर एक गार्ड बताता है कि उसका मालिक तो मर चुका है ना, जिस पर दूसरा गार्ड उसे ये बात करने के लिए मना करता है क्योंकि अगर उस कैट ने इस बात को सुन लिया तो वो अपना आपा खो देगी। तभी हम देखते हैं कि उस कैट ने वो बात सुन भी ली होती है और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है यूकी और अपने रिन को। यहाँ पर यूकी रिन को डांट रहा होता है क्योंकि रिन अपनी डेमोनिक पावर का यूज काफी ज्यादा ही करने लग गया था। इस पर रिन उससे पूछता है कि अगर मैं हद से ज्यादा अपनी पावर्स का यूज करूंगा तो क्या होगा, जिस पर यूकी उसे बताता है कि अगर तुम अपनी डेमोनिक पावर का हद से ज्यादा यूज करोगे तो वो तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएंगी और तुम्हारे अंदर से पूरी तरीके से इंसानियत खत्म हो जाएगी और तुम एक प्योर डीमन बन जाओगे। ये सुनकर रिन बहुत ज्यादा ही चौंक जाता है। तभी यूकी के पास एक कॉल आता है जो उन्हें मदद के लिए बुलाते हैं, तो यूकी और रिन दोनों ही उस जगह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वही डीमन कैट अपने ट्रू फॉर्म में आकर वहाँ पर तबाही मचा रही होती है। अचानक से रिन को उस डीमन कैट की आवाज सुनाई देती है और उसे पता चलता है कि वो डीमन कैट बहुत ज्यादा ही दुखी है क्योंकि उसका जो मास्टर है वो मर चुका है। तो रिन यूकी से पूछता है कि आखिर उस डीमन कैट के मास्टर थे कौन। इस पर यूकी बताता है कि उस कैट के मास्टर और कोई नहीं बल्कि हमारे फादर थे। ये सुनकर रिन बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाता है। इसके बाद यूकी उसे बताता है कि ये कैट 100 साल से जिंदा है। पहले ये एक रेशम की फैक्ट्री में रहा करती थी जहाँ पर वो चूहों को मार कर उन लोगों की मदद किया करती थी। इसके बदले वो लोग उसे बहुत अच्छा खाना देते थे, लेकिन वक्त के साथ वो फैक्ट्री भी बंद हो गई और वो कैट वहाँ पर अकेली हो गई। कुछ दिनों बाद कुछ लोगों ने उस फैक्ट्री को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उस कैट ने अपने डीमन फॉर्म में आकर उन्हें भगा दिया। इसके बाद उनके फादर वहां पर आए क्योंकि वो उस समय के सबसे ज्यादा ताकतवर एग्जॉर्सिस्ट थे। उन्होंने उस बिल्ली से बात की और उसे अपना फैमिलियर बना लिया और तब से वो वहां पर रह रही है। ये सुनकर रिन को लगता है कि वो भी उस कैट से बात कर सकता है, तो वो उसके पास जाता है और उसे बताता है कि वो उसके मास्टर का बेटा है और उसे ही बचाते हुए उसके मास्टर की मौत हो गई थी। ये सुनते ही वो कैट बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ जाती है और रिन की ओर बहुत तेजी से अटैक करने के लिए बढ़ती है, लेकिन रिन जैसे तैसे कर उसे हरा देता है और फिर बाद में वो कैट रिन की फैमिलियर बन जाती है। इसके कुछ दिनों बाद रिन की टीम को एक मिशन दिया जाता है जिसके लिए उसे किसी बीच पर भेजा जाता है जहाँ के ओशियन में एक बहुत बड़े स्क्विड ने तबाही मचा कर रखी होती है। तो उन लोगों को उसे मारना होता है, लेकिन वो बीच में पहुंचते ही अपने मिशन को भूल जाते हैं और वहाँ पर मस्ती करने लग जाते हैं। तभी वो स्क्विड वहाँ पर पहुंच जाता है और उसे देखते ही रिन उससे फाइट करने की सोचता है, लेकिन वो सोचता ही रह जाता है और एक छोटा सा बच्चा उस स्क्विड से लड़ने भी लगता है। तो रिन उस लड़की की मदद करने जाता है और वहाँ पहुँचते ही उससे कहता है कि तुम इस बड़े से स्क्विड से दूर रहो, लेकिन वो लड़का रिन की एक भी बात नहीं सुनता है और अकेले ही पानी में उतर जाता है उस स्क्विड से लड़ने के लिए।
लेकिन वो स्क्विड उस लड़के को सिर्फ एक अटैक मारता है और दूर फेंक देता है, जिससे कि वो लड़का पानी में डूबने लगता है। तो रिन पानी के अंदर उतर के उस लड़के को बचा लेता है और गुस्से में आकर अपनी डेमोनिक पावर का यूज करता है। लेकिन तभी वहाँ पर उस लड़के के फादर आ जाते हैं और सभी को उस स्क्विड से लड़ने से रोक लेते हैं। और फिर वो बाद में बताते हैं कि असल में ये स्क्विड उनका दोस्त है जो कि रोज उनसे मिलने के लिए इस बीच पर आता है। ये सुनकर वो तीनों ही बहुत हैरान हो जाते हैं। इसके अगले दिन हम मेफिस्टो के भाई को देखते हैं जो कि मेफिस्टो से रिन के बारे में पूछता है, क्योंकि उसको रिन की पावर्स को चेक करना था। इसी दौरान हमें यूकी और बाकी स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो कि एक अम्यूजमेंट पार्क में आए होते हैं, क्योंकि उनका आज एक टेस्ट होता है जिसमें यूकी उन्हें बताता है कि तुम लोगों को एक घोस्ट को ढूंढना है जो कि इसी अम्यूजमेंट पार्क में है। तो रिन और सोमा दोनों ही एक साथ उस घोस्ट को ढूंढने में लग जाते हैं। कुछ देर बाद उन्हें वो घोस्ट दिख भी जाता है और वो लोग उससे बात करने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि वो घोस्ट एक बच्चे का होता है, लेकिन वो बच्चा बहुत ज्यादा ही शैतान होता है। वो सोमा के बलून्स का वजन नाप कर वहाँ से भाग जाता है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो दोनों ही अलग होकर उस घोस्ट को पकड़ने के लिए जाएंगे। यहाँ पर सोमा उस घोस्ट को पकड़ने के लिए चली जाती है और रिन वहाँ पर अकेले रह जाता है। तभी उसके पास मेफिस्टो का भाई अमानो आता है और रिन से उसकी तलवार को छीन लेता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। इधर दूसरी तरफ हम सुगारू को देखते हैं जिसके पार्टनर को कुछ अजीब सा महसूस होता है। तो वो पास ही में खड़े हुए एक झूले के ऊपर चढ़ जाता है और आसपास का मुआयना लेने लगता है। इसी दौरान हम सोमा को भी देखते हैं जिसके साथ वो घोस्ट खेल रहा होता है। तो सोमा भी डिसाइड करती है कि वो उस घोस्ट के साथ खेलेगी, क्योंकि हकीकत में वो घोस्ट तो एक बच्चा है ना। तभी हमें रिन को दिखाया जाता है जो कि अमानो से अपनी स्वॉर्ड लेने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अमानो रिन को सिर्फ एक हिट मारता है और उसी में रिन डायरेक्ट नीचे आके गिरता है और उसके बाद अमानो रिन को बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है और आसपास में पड़ी हुई बड़ी बड़ी रॉड्स को अमानो की तरफ फेंकने लग जाता है। अमानो उन रॉड से तो बच जाता है, लेकिन उनमें से एक रॉड सोमा की तरफ जाने लगती है और वो उसे देखकर बहुत तेज चिल्लाने लगती है। तो रिन उसे बचाने के लिए अपनी एक नई पावर का यूज करता है और उसे बचा लेता है। तभी सोमा के साथ जो बच्चे की स्पिरिट थी वो भी गायब हो जाती है, क्योंकि उसे सोमा के साथ खेलकर बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा, इसीलिए उसको मुक्ति मिल गई। इधर अमानो रिन को अपने पैरों के नीचे दबा देता है और उसकी स्वॉर्ड को तोड़ने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर वही हुडी वाला बंदा आ जाता है और अमानो के ऊपर अटैक कर उसे रिन से दूर कर देता है। उस हुडी वाले बंदे को देखकर अमानो रिन की तलवार रिन को वापस से दे देता है और वहाँ से भागने लग जाता है। तो हुडी वाला बंदा भी उसका पीछा करने चला जाता है। तभी वहाँ पर यूकी और सोमा भी पहुंच जाते हैं और पीछे से वही बंदा भी वापस से आ जाता है जो कि अमानो को पकड़ नहीं पाता है, और वो बंदा आते के साथ ही साथ अपनी हुडी उतार के फेंक देता है और हमें पता चलता है कि ये कोई बंदा नहीं है, ये एक बंदी है जिसका नाम कीरा है और ये हाई लेवल की एग्जॉसिस्ट है जो कि जापानीज एग्जॉसिस्ट एकेडमी को चेक करने के लिए आई है। ये सुनकर इन तीनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है और फिर कीरा रिन को पकड़कर मेफिस्टो के पास ले जाने लगती है, क्योंकि उसे जानना था कि आखिर एक डीमन एग्जॉसिस्ट की एकेडमी में क्या कर रहा है। मेफिस्टो के पास पहुंचने पर वो मेफिस्टो से पूछते हैं कि तुमने सैटर्न के बेटे को अपनी एकेडमी में छुपा कर क्यों रखा है, तुम्हें पता है ना 16 साल से एग्जॉसिस्ट अथॉरिटी सैटर्न के बेटे को ढूंढ रही है। इस पर मेफिस्टो कहता है कि रिन के फादर का मानना था कि रिन डीमन किंग सैटर्न के सामने इंसानों का सबसे खतरनाक हथियार हो सकता है, इसीलिए उन्होंने दुनिया से उसे छुपा के रखा और उनके जाने के बाद अब मैं इसे संभाल रहा हूँ। ये सुनकर कीरा मेफिस्टो से कहती है कि अगर ऐसा है तो मैं इस बच्चे की काबिलियत को चेक करना चाहती हूँ, अगर ये मुझे काबिल नहीं दिखा तो मैं उसी समय इसे जान से मार दूंगी। इस पे मेफिस्टो भी मान जाता है और वो लड़की रिन को लेके एक कमरे में आ जाती है और वो रिन को बताती है कि वो उसके फादर की एक स्टूडेंट रह चुकी है। ये सुनकर रिन बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाता है। तभी कीरा अपने सीने से एक तलवार निकालते हुए रिन से कहती है कि चलो अपनी काबिलियत को दिखाओ। रिन यहाँ पर कंफ्यूज होता है कि वो आखिर अपनी काबिलियत को दिखाए तो दिखाए कैसे। तभी कीरा रिन के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे कि रिन बुरी तरीके से घायल हो जाता है। तो कीरा उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि शायद तुम्हारे फादर ने किसी गलत इंसान को चुन लिया है डीमन किंग सैटर्न को मारने के लिए, तुम तो पूरी तरीके से यूजलेस हो। ये सुनकर रिन बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है और वो कीरा के ऊपर अंधाधुंध अटैक करने लग जाता है, लेकिन उसका एक भी अटैक कीरा को टच भी नहीं होता है। तभी कीरा रिन के सीने में तलवार घुसा देती है और उससे कहती है कि सही में तुम्हारे अंदर कोई काबिलियत नहीं है, तुम्हें मर जाना चाहिए। इस पर रिन उससे कहता है कि नहीं, मैं अभी नहीं मर सकता हूँ, मुझे डीमन किंग सैटर्न से अपने पिता का मौत का बदला लेना है। ये सुनकर कीरा बहुत ज्यादा ही चौंक जाती है और रिन को अपने टेस्ट में पास कर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन सभी स्टूडेंट्स को पता चलता है कि आज से उनकी क्लास टीचर कीरा है। ये देखकर वो लोग बहुत ज्यादा ही हैरान रह जाते हैं। इसके बाद
बाद यूकी और कीरा सभी बच्चों को ट्रेनिंग कराने के लिए एक जंगल में ले जाते हैं। वहाँ पहुँचने पर यूकी सभी लड़कों से टेंट लगाने को कहता है और जितनी भी लड़कियां होती हैं उनसे उन टेंट के चारों ओर एक मैजिकल बैरियर लगाने के लिए कहता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर थे जो कि उनके ऊपर हमला भी कर सकते थे। इसीलिए तो सभी बंदे जो होते हैं वो काम करने में लग जाते हैं और थोड़ी देर की मेहनत के बाद सबका काम भी हो जाता है। इसके बाद यूकी सभी स्टूडेंट्स को एक टास्क देता है जिसमें कि उन्हें जंगल में से एक लालटेन को ढूंढ के लाना होता है और जो उस लालटेन को सबसे पहले यहाँ पर ले आएगा उसे यूकी एक रिवॉर्ड देगा। तो सभी बंदे अलग अलग होकर उस लालटेन को ढूंढने में लग जाते हैं। तभी हम मेफिस्टो और अमानो को दिखाया जाता है जो कि कोई प्लान बना रहे होते हैं और इसी दौरान हमें सोमा को भी दिखाया जाता है जिसके ऊपर कुछ लो लेवल के डीमंस हमला कर देते हैं, जिस वजह से वो कस के चिल्लाने लगती है। तभी उसके चिल्लाने की आवाज रिन सुन लेता है और उसकी मदद करने के लिए दौड़ता है। वो देखता है कि सोमा को चारों तरफ से उन लो लेवल के डीमंस ने घेर लिया होता है, तो वो अपनी डीमन फ्लेम का यूज कर उन सभी डीमंस को भगा देता है। तभी वहाँ पर सुगारू भी आ जाता है जिसे देखकर रिन बहुत ज्यादा ही घबरा जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कहीं सुगारू ने उसका डीमन फॉर्म तो नहीं देख लिया, लेकिन यहाँ पर सुगारू ने कुछ भी नहीं देखा होता है। और तभी सीमा भी वहाँ पर पहुंच जाता है और वो रिन को डीमन समझ के उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ये तो रिन है, तो वो रिन से माफी मांग लेता है। तभी सीमा और सुगारू के पास कोनाकामारू का मैसेज आता है कि उसे लालटेन मिल चुका है, लेकिन वो लालटेन बहुत ज्यादा ही बड़ा है, इसीलिए उसे उन सबकी मदद चाहिए, तो उसके पास पहुंच जाए। तो सभी लोग मिलकर कोनाकामारू के पास पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं कि सही में वो लालटेन बहुत ज्यादा ही बड़ा होता है। इसी दौरान हमें यूकी और कुरीन को दिखाया जाता है जहां पर यूकी के पास किसी स्टूडेंट का हेल्पिंग मैसेज आया होता है, तो यूकी उस बंदे की मदद करने के लिए वहां से निकल जाता है। इधर दूसरी तरफ हम इनकी टीम को देखते हैं जो कि उस लालटेन को एक बग्गी से लेकर टेंट की तरफ आ रहे होते हैं। तभी उनके रास्ते में एक ब्रिज पड़ता है जिसकी हालत सही में बहुत ज्यादा ही बुरी होती है, तो वो लोग उस लालटेन को उस ब्रिज से तो ले जा नहीं सकते थे, इसीलिए वो लोग फैसला करते हैं कि वो इस लालटेन के सील को हटा देंगे, क्योंकि असल में वो लालटेन पहले एक डीमन हुआ करता था जो कि लड़कियों के पीछे बहुत पागल था। जिसके बाद सुगारू उस लालटेन की सील को हटा देता है जिससे कि वो वापस से होश में आ जाता है। तभी रिन सोमा की मदद से उस लालटेन को सोमा की तरफ अट्रैक्ट करने लगता है, तो वो लालटेन भी सोमा से अट्रैक्ट होकर रिन और सोमा के पीछे पड़ जाता है। तभी सही मौका देखकर रिन सोमा को दूसरी तरफ फेंक देता है और उसके पीछे वो लालटेन भी दूसरी तरफ पहुंच जाता है और उसकी दूसरी तरफ पहुंचते ही कोनामारू उस लालटेन पर वापस से सील लगा देता है जिससे कि वो वापस से नॉर्मल हो जाता है। तभी रिन से उस ब्रिज का सपोर्टर टूट जाता है, जिस वजह से उस ब्रिज में सील एक डीमन बाहर निकल आता है और वो आते के साथ ही साथ रिन को अपने टेंटिकल से पकड़ लेता है। इस पर सुगारू रिन को बचाने के लिए सीमा से उसका भाला ले लेता है और एक सीलिंग टैग की मदद से उस डीमन को वापस से सील कर देता है, जिससे कि रिन उसके टेंटिकल से छूट जाता है और वो सभी लोग अपने लालटेन को लेके वापस से टेंट की ओर बढ़ने लगते हैं। और कुछ देर बाद वो लोग टेंट तक पहुंच जाते हैं जहां पर पहले से ही कुरुमी और लियो पहुंच चुके थे और उन्होंने अपने टास्क को भी क्लियर कर लिया था। लेकिन कीरा यहाँ पर सभी को देखकर बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाती है, क्योंकि अगर सब लोग यहाँ पर सही सलामत पहुंच गए हैं तो आखिर यूकी को मैसेज किसने भेजा था। वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ पर अमानो आ जाता है जो कि रिन को मारने के लिए आया था। अमानो अपने मॉन्स्टर से रिन के ऊपर हमला करने के लिए कहता है, लेकिन कुरीन टेंट में लगे हुए बैरियर की मदद से वहाँ पर एक धमाका कर देती है जिससे कि अमानो दूर उड़ जाता है। यहाँ पर सभी स्टूडेंट कीरा से अमानो के बारे में पूछते हैं, तो कीरा बताती है कि अमानो सैटर्न का 8वां बेटा है, जिसे सुनकर वो लोग बहुत ज्यादा ही डर जाते हैं क्योंकि अमानो बहुत ज्यादा ही ताकतवर डीमन था। इसी दौरान हम यूकी को देखते हैं जो कि जंगल में डीमन से लड़ रहा होता है और हमें पता चलता है कि अमानो ने ही उसे फेक मैसेज भेजा था ताकि वो रिन से दूर हो जाए। इधर कीरा सभी स्टूडेंट्स को उस बैरियर के अंदर रहने के लिए कहते हैं क्योंकि अमानो उस बैरियर के अंदर नहीं आ सकता था, लेकिन अचानक से सोमा को कुछ हो जाता है और वो उस बैरियर के बाहर जाने लगती है। वो लोग रोकने की कोशिश कर पाते उससे पहले ही वो बैरियर के बाहर चली जाती है और वहां पर उसे अमानो पकड़ लेता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब सोमा के ऊपर लो लेवल के डीमंस ने अटैक किया था तभी अमानो ने उन डीमंस में से एक की मदद से सोमा के अंदर एक पैरासाइट इंजेक्ट कर दिया था, जिसकी मदद से वो सोमा को कंट्रोल कर पा रहा था। इसके बाद वो सोमा को लेकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे पता था कि ये लोग सोमा को बचाने के लिए बैरियर से बाहर तो जरूर आएंगे और ऐसा होता भी है। रिन सोमा को
को बचाने के लिए बैरियर से बाहर जाने लगता है तो कीरा भी उसके पीछे पीछे आती है और सभी स्टूडेंट से बैरियर के अंदर रहने के लिए कहती है। यहाँ पर एक डीमन रिन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन कीरा बीच में आके उसे बचा लेती है और उससे कहती है कि जाओ सोमा को बचाओ जाकर। तो रिन अमानो का पीछा करने लगता है और मौका देखकर उसके ऊपर एक अटैक कर देता है, लेकिन उसके अटैक से अमानो को कुछ भी नहीं होता है और उल्टा अमानो रिन के ऊपर एक जोरदार अटैक करके उसे हवा में उड़ा देता है, जिस वजह से आसपास के पेड़ टूटने लगते हैं। और ये चीज रिन के दोस्त देख रहे होते हैं तो वो भी रिन की मदद करने के लिए बैरियर से बाहर निकल जाते हैं। इसी दौरान हम रिन को देखते हैं जिसकी बहुत ज्यादा ही खराब हालत हो जाती है और अमानो उसके पास आकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। तभी वहाँ पर रिन के दोस्त पहुंच जाते हैं जो कि अमानो के ऊपर एक रॉकेट से अटैक कर देते हैं, जिससे कि अमानो के सर के बाल जल जाते हैं। ये देखकर रिन के दोस्त उसके ऊपर बहुत ज्यादा ही हंसते हैं। उन्हें हंसता देखकर अमानो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रिन के दोस्तों को बहुत बुरी तरीके से पीटने लग जाता है और वो उन लोगों को मारने ही वाला होता है कि तभी रिन अपने दोस्तों को बचाने के लिए सभी के सामने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है और अमानो से लड़ने लग जाता है। यहाँ पर रिन अमानो को अच्छी खासी टक्कर दे रहा होता है और ये सब उसके दोस्त देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि आखिर रिन को हुआ क्या है, उसके ब्लू फ्लेम क्यों निकल रही है बॉडी से। तभी वहाँ पर यूकी आ जाता है और वो सबसे पहले सोमा की बॉडी से उस पैरासाइट को निकालता है। इधर हम देखते हैं कि रिन अमानो को ओवर पावर करने लग गया था और उसे बहुत गंदी तरीके से मारने लग गया था, जिस वजह से मेफिस्टो को खुद अमानो को बचाने आना पड़ता है और वो अमानो को एक मैजिकल चैम्बर में बंद कर देता है, लेकिन रिन उस मैजिकल चैम्बर को भी 2 टुकड़ों में काट देता है। इस पॉइंट पर रिन काफी ज्यादा ही गुस्से में होता है, इस वजह से उसकी डेमोनिक पावर उसके ऊपर हावी होने लगती है और उसकी जो स्वॉर्ड होती है उसमें भी क्रैक आने लगता है। यहाँ पर रिन अपने सामने मेफिस्टो को पाता है तो वो मेफिस्टो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मेफिस्टो उसके अटैक को डॉज कर देता है, जिस वजह से रिन नीचे गिर जाता है और नीचे गिरते ही उसके सामने जो कुछ भी आता है वो पागलों की तरह उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। तभी रिन के सामने उसके दोस्त आ जाते हैं तो वो उनके ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सोमा उसे गले से लगा लेती है, जिस वजह से वो वापस से नॉर्मल हो जाता है और बेहोश हो जाता है। इसके बाद वहाँ पर ऑर्था नाम का बंदा आ जाता है जिसे कि एग्जॉर्सिस्ट अथॉरिटी ने रिन को मारने के लिए भेजा होता है। ऑर्था रिन के सभी दोस्तों को बताता है कि रिन डीमन किंग सैटर्न का बेटा है। ये सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर मेफिस्टो आ जाता है जो कि ऑर्थर से कहता है कि हम इसके बारे में शांति से बात कर सकते हैं, लेकिन ऑर्थर मेफिस्टो की बात नहीं सुनता है और रिन को मारने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी कीरा उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिससे कि वो आराम से डॉज कर लेता है और कीरा को पकड़कर उससे पूछता है कि आखिर तुम एक डीमन को क्यों बचाना चाहती हो। इस पर कीरा कोई भी जवाब नहीं देती और तभी ऑर्थर के पास उसके हेड का कॉल आता है। वो ऑर्थर से रिन को अभी मारने के लिए मना करते हैं और मेफिस्टो को रिन के साथ उनके कोर्ट में आने के लिए कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि मेफिस्टो रिन को लेकर एग्जॉर्सिस्ट अथॉरिटी या कोर्ट में पहुंच जाता है, जहाँ पर कोर्ट के जज मेफिस्टो से पूछते हैं कि आखिर उसने रिन को इतने सालों तक की उनसे छुपा कर क्यों रखा। इस पर मेफिस्टो कहता है कि उसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वो रिन का इस्तेमाल डीमन किंग सैटर्न के खिलाफ करना चाहता था। इधर दूसरी तरफ हम रिन के दोस्तों को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर यूकी उन सभी को बताता है कि अब रिन को बचाना बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो गया है क्योंकि उसकी स्वॉर्ड टूट चुकी है, जिसमें कि उसकी पूरी पावर से सील थी और बिना स्वॉर्ड के रिन के ऊपर उसकी डेमोनिक पावर से हावी हो सकती हैं। तभी सुगारू उस स्वॉर्ड को देखता है और यूकी को बताता है कि वो एक ऐसे इंसान को जानता है जो कि उस स्वॉर्ड को वापस से ठीक कर सकता है, क्योंकि उस इंसान के पूर्वज डीमंस को मारने के लिए होली स्वॉर्ड बनाया करते थे। तो वो लोग वहाँ पर जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन कोनाकामारू उनके साथ जाने को मना कर देता है क्योंकि जब से उसे पता चला है कि रिन एक डीमन है तब से उसे रिन से नफरत हो गई है। तो वो लोग कोनाकामारू के बगैर ही उस जगह के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचने पर सुगारू उन सभी को उसी लड़की से मिलवाता है जो कि रिन की स्वॉर्ड को वापस से ठीक कर सकती थी और वो लड़की भी रिन की स्वॉर्ड को ठीक करने के लिए मान जाती है। इसी दौरान हमें मेफिस्टो को दिखाया जाता है जो कि उन सभी लोगों से रिन को उसके साथ रहने देने के लिए परमिशन मांग रहा होता है, लेकिन वो लोग रिन से घबरा रहे होते हैं क्योंकि उन लोगों को लग रहा होता है कि अगर रिन बेकाबू हो गया तो वो हर जगह तबाही मचा देगा। तभी उस जगह पर अमानो अटैक कर देता है, जिस पर ऑर्थर और कीरा उससे लड़ने के लिए जाते हैं और दूसरी तरफ सभी जज मेफिस्टो से भी अमानो को रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन यहाँ पर मेफिस्टो उन जज को पहले उसके ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए कहते हैं, जिस पर वो लोग साफ मना कर देते हैं। तभी हम ऑर्थर और कीरा को देखते हैं जो कि अमानो से लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अमानो उनसे बहुत ज्यादा ही ताकतवर होता है और वो उन्हें हरा कर कोर्ट के अंदर घुस जाता है और इनको मारने की कोशिश करता
करता है, लेकिन रिन के चारों ओर एक बैरियर लगा होता है जिस वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता है। तो वो गुस्से में आकर जमीन पर एक मुक्का मारता है जिस वजह से जमीन टूटने लगती है और रिन भी उस बैरियर से आजाद हो जाता है। यहाँ पर अमानो रिन को मारने जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर रिन के दोस्त रिन की स्वॉर्ड को लेके आ जाते हैं। ये देखकर अमानो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दोस्त अमानो के हर एक अटैक से बचते हुए रिन की स्वॉर्ड उस तक पहुंचा देते हैं। जैसे ही रिन की स्वॉर्ड उसके पास पहुंचती है, रिन के पास उसकी पावर्स वापस से आ जाती हैं और वो वापस से उठकर अमानो के ऊपर बस एक अटैक करता है और उसे एक ही अटैक में खत्म कर देता है और ज्यादा पावर इस्तेमाल करने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। यहाँ पर रिन को बेहोश पाकर ऑर्थर भी उसे मारने की कोशिश करता है ताकि वो सैटर्न की पूरी ब्लड लाइन को खत्म कर सके, लेकिन वहाँ पर जो जज होते हैं वो उसे रोक लेते हैं और मेफिस्टो को परमिशन दे देते हैं रिन को अपने साथ रखने के लिए। और इसी के साथ ब्लू एग्जॉर्सिस्ट का पूरा सीजन खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब घंटा दबाएं, हमारी फैमिली में आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।